हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। ये 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है कैंडेला, किलोग्राम, न्यूटन और मीटर। आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में आपने पढ़ा है। मूल मात्रक वे होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं और व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई जो मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का आप सब जानते हैं किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति की तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, ये मैंने 7 जो आपके मूल मात्रक हैं वो लिख दिए। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। अब आपके ऑप्शन में देखो मीटर अवेलेबल है तो भैया मीटर हो गया, ये तो मूल है। कैंडेला भी मूल है, किलोग्राम भी मूल है, बचा कौन सा? न्यूटन। तो ये कौन सा होगा? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यानी आप अनंत भी कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? देखो, एक तो आपको क्लियर हो जाता है चाहिए कि प्रकाश वर्ष जो कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये भी पहले कई बार आया हुआ है। अब प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी बराबर होता है बेटा चाल गुणा समय। प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और समय, अब एक वर्ष हमने ले लिया मेरे भाई। एक वर्ष में आप सब अच्छे से जानते हैं 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इस तरह से अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 9.46 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। या अगर आप इसे किलोमीटर में लिखते हैं तो 9.46 10⁻15, ठीक, डिवाइड करेंगे किससे? 10⁻3 से। तो 9.46 10⁻2 कितना हो जाएगा? ये 12 किलो। मतलब अगर आपका ऑप्शन किलोमीटर में है तो 10 की घात 12 और ऑप्शन अगर मीटर में है तो 10 की घात 15। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। देखो 10 की घात 15 तो लिखा तो हुआ है, पर कैसे लिखा हुआ है? किलोमीटर में। तो ये तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ठीक, 11 तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। अब बचे ये दोनों, 10 की घात 12 भी लिखा हुआ है और 10 की घात 15 भी लिखा हुआ है, पर 10 की घात 12 के साथ जो इकाई लगाई गई है वो क्या लगाई गई है? मीटर। तो ये भी आपका नहीं हो सकता। 10 की घात 15 के साथ मीटर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। दाब का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो दाब P बराबर F बटा एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बहुत सरल सी बात। बल का विमीय सूत्र MLT माइनस 2, क्षेत्रफल का L वर्ग। तो रखते हैं, देखो मैंने क्या बताया, MLT माइनस 2 और क्षेत्रफल का हो गया L वर्ग। तो बेटा क्या हो जाएगा? M1, इसको ऊपर लेंगे तो L इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया आपका T इनवर्स। ढूंढ लो इसके अंदर जो भी है मिल जाएगा। ठीक, दिख रहा है क्या कहीं? तो ये बिल्कुल थर्ड वाला दिख रहा है, सॉरी सेकेंड वाला। ठीक, तो M1 L इनवर्स T इनवर्स 2 दाब का विमीय सूत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या है। ये 2019 में भी आया और 2024 में भी आया। बच्चों, सार्थक अंकों में इस टाइप के यहां पर प्रश्नों में कई बार कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? ये कंफ्यूजन मैं आपको हमेशा के लिए क्लियर कर दूं। मैंने यहां मान लो 40030 है ना, प्रश्न के अंदर दशमलव है, मैंने दशमलव नहीं लगाई है।
मैंने इसको पूरी संख्या को ऐसे कैसे लिख दी, जब भी कोई संख्या जिसमें दशमलव नहीं आ रहा और कोई अशून्य अंक आ गया, ये है ना, ये अशून्य है, शून्य नहीं होना चाहिए, कोई अशून्य अंक है और उसके बाद जितने भी शून्य हैं, ठीक है, आखिरी में देखना है ना, तो आखिरी में अगर जो शून्य आ रहे हैं, है ना, तो उनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। कब नहीं गिना जाता है? जब दशमलव नहीं है। तो यहां अगर आपसे कोई पूछे तो भाई कितने सार्थक अंक है, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4, ठीक। क्यों? क्योंकि जो शून्य है, जो दो अशून्य के बीच में शून्य आती है, वो तो गिनी जाती है, तो इसलिए 4। अब हमने लगा दिया इसमें चूंकि दशमलव, और दशमलव लगने के बाद जो पीछे भी जितनी शून्य आ रही हो उनको भी आपको सार्थक अंकों में गिनना रहता है। तो मेरे बच्चे कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5, तो सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, दूरी का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि भाई प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। तो यानी क्या, किसका मात्रक हो गया? ये दूरी का, ठीक, तो ऑप्शन दूरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्लांक नीतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है? आपको चाहिए बेटा सबसे पहले प्लांक नीतांक, हमें प्लांक नीतांक निकालना पड़ेगा ना। तो एक फार्मूला है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक। न्यू आवृत्ति है, H प्लांक नीतांक है, E ऊर्जा है, ठीक। तो H बराबर E बाई न्यू, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा का विमेय सूत्र है, यानी जो कार्य का विमेय सूत्र होता है, वो होता है ml वर्ग t माइनस 2, ठीक। तो यहां जो ऊर्जा का विमेय सूत्र है वो लिख दिया हमने ml वर्ग t माइनस 2। आवृत्ति का विमेय सूत्र n बराबर, सूत्र क्या होता है आवृत्ति का, याद होगा आपको, n बराबर 1/t। t क्या है? आवर्तकाल है, एक प्रकार का समय है, ऊपर लेते तो क्या हो जाता है? t इनवर्स। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ml वर्ग, अब ये t इनवर्स ऊपर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया t इनवर्स 1, तो m1 l स्क्वायर t इनवर्स 1। ये इसका प्लांक नीतांक का है। अब बल आघूर्ण है यहाँ पर एक और राशि, ठीक है। तो बल आघूर्ण का जो विमेय सूत्र होता है, पहले तो सूत्र गणितीय सूत्र F इंटू आर लिखते हैं हम लोग। तो बल के लिए आप MLT माइनस 2 यूज करते हैं और दूरी के लिए L यूज करोगे तो क्या होगा? ये ml वर्ग t माइनस 2। उसके बाद बेटा संवेग का तो रटा होना चाहिए यार, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान के लिए आप m यूज करते हैं, वेग के लिए LT इनवर्स 1, तो MLT इनवर्स, ठीक है। अब कोणीय संवेग, संवेग का जो आघूर्ण होता है, यह संवेग और घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है उसके गुणनफल को हम कोणीय संवेग कह सकते हैं। तो संवेग के लिए आपने MLT इनवर्स 1 लिखा हुआ है और दूरी का L, तो M1 L वर्ग T इनवर्स 2। अब ये वाला विमीय सूत्र जो है हमने प्लांक नीतांक का निकाला था, वो इन चारों में किससे मैच खा रहा है? बोलो किससे खा रहा है? कोणीय संवेग से खा रहा है। तो M1 L वर्ग सॉरी हाँ ये T इनवर्स, तो कोणीय संवेग से खा रहा है M1 L वर्ग T इनवर्स। तो आपका जो विमेय सूत्र है प्लांक नीतांक किस भौतिक राशि के समान है? तो आपको ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो आपको करना यह रहता है कि उन सब के विमेय सूत्र आप लिख ले जिसकी विमाएं समान है वो उस राशि के समान है। तो ये किसके समान है बच्चे? कोणीय संवेग के समान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है। बना दे वेग समय ग्राफ। y अक्ष पर वेग ले लेते हैं, x अक्ष पर समय ले लेते हैं। मान के चलो एक ये सरल रेखा अपन ने बना दी समझने के साथ। अब ये क्षेत्रफल अपने पास है, ये वाला एरिया। हाँ, अब ये वाला एरिया क्या दिखाता है? ठीक है, ये देखना है आपको। मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ही सही, मानना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो वही v इंटू टी हो जाएगा 1/2। अब वेग का मात्रक क्या होता है? ms इनवर्स 1 और समय का सेकंड। इस सेकंड से सेकंड खत्म, जीवन लीला समाप्त। क्या आया? मीटर आया। हाँ, अब मीटर जितनी भी चीजें होती हैं अपने पास, जैसे कि विस्थापन है या दूरी है, चाल है, वेग है, त्वरण है, इन सब में किसका मात्रक मीटर है? तो
मीटर का, विस्थापन का है ना, विस्थापन या दूरी का मात्रक मीटर है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन दिखाता है। सिंपल सी बात, इस बात को ध्यान में रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं। त्वरण समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं। यहां त्वरण ले लेते हैं, यहां समय ले लेते हैं, और वही वाली कहानी, वही 1/2 आधार गुणित कुछ है। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? ms इनवर्स टू समय का है, ms। अब बताओ ms इनवर्स 1 किसका है? या तो आप उसको चाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं या वेग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ तो कभी कभार वेग भी लिख के देता है, तो आपको वेग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका चाल। ये 2023 में आया हुआ एमपी बोर्ड की परीक्षा। ठीक है, अगले प्रश्न। यू वेग से ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड का उड्डयन काल, यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके। आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं यू वेग से, अब यहां खड़े हैं है ना, अब यहां से आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंक दिया, जैसे घूम कर वस्तु वापस आपके हाथ में आ जाएगी। आप किसी चीज को फेंकोगे ऐसे ऊपर तो ऊपर जाएगी और वापस आ जाएगी, जैसे आपने गेंद को उछाला वापस जाएगा। उड्डयन काल क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो वो अपने अधिकतम ऊंचाई तक जाकर वापस लौटने में उसे जितना समय लगा उस समय को उसका उड्डयन काल कहते हैं। भाई इसको यहाँ ऊपर जाने में मान के चलो t समय लगा। यहाँ पर हमने जिससे फेंका वो u वेग है। अधिकतम ऊंचाई पर जो बच्चा वेग होता है 0 होता है। आपको कुछ नहीं करना है, गति का एक समीकरण लगा ले, पहले वाला। अंतिम वेग तो हमारा 0 है, प्रारंभिक वेग u है। अब गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ये फिक्स है। तो यहाँ आपने -gt लिख लिया, तो gt बराबर मेरे बच्चे u हो गया। अब t बराबर u/g, पर ये केवल जाने का समय है u/g, तो आने का भी ठीक इतना ही लगा होगा। तो आने और जाने के दोनों समय को अगर आप जोड़ लें, यानी कि u/g प्लस u/g, तो ये आएगा बेटा 2u/। ठीक, तो ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं बना देता हूं, ये 2u/g है ना, ये आपका होगा। तो u वेग से ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड का उड्डयन काल तो कैसे निकालेंगे? 2u/g। अगले प्रश्न पर, 1 सेंटीमीटर घन वाले 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले है ना घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है। इसको कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं। भाई सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? सारे बच्चे जानते हैं, 10⁻² मीटर। आपको क्योंकि यहाँ घन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो अब 1 सेंटीमीटर घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है ना। वैसे ये जो प्रश्न है ऐसा होना चाहिए था कि 1 सेंटीमीटर है ना, ऐसा भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा सुधारा हमने और भुजा हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर बदल लिया। अब आप इसको किस में बदलेंगे? आयतन में। तो घन का आयतन होता है बेटा भुजा का क्यूब। तो भुजा की जगह आ गया 10⁻⁻2 मीटर और इसकी घात 3, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर। कौन सा ऑप्शन है भैया? भाई तीसरे वाला। इतना सरल प्रश्न। ठीक, अगले प्रश्न पर, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? एक समान गति में, तात्कालिक गति में, विराम अवस्था में, कभी नहीं। मुझे बहुत सरल बात आपसे लोगों से पूछनी है कि भाई ये वेग समय ग्राफ है, अपन ने बना लिया, और ये कह रहा है कि समय अक्ष के लंबवत कब होगा, यानी कि इस तरह की बात ये कर रहा, समय ठहर जाए तब ऐसी स्थिति बन सकती। भाई समय बदले ही नहीं और वेग बदले, क्या ऐसा हो सकता है? समय नहीं बदले ऐसा हो सकता है कि मेरे आपसे एक ही प्रश्न है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा? कभी नहीं। ठीक है, बहुत सरल बात है भाई। समय नहीं बदले और वेग बदले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, समय बदले और वेग ना बदले ये जरूर हो सकता। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह कौन सा है? भाई कौन सी समूह में सारी की सारी राशियां सदिश हैं? पहले वाले को पकड़ते हैं। भाई ये क्या है? द्रव्यमान, बिल्कुल अदिश। ठीक है, द्रव्यमान जो है आपका अदिश।
वेग आपका सदिश, बल आपका सदिश, दो सदिश मिले एक अदिश हो गया। क्षेत्रफल सदिश, आयतन अदिश, संवेग सदिश, विस्थापन सदिश, बलाघूर्ण सदिश, बल सदिश। मिल गए तीनों मिल गए। एक और भी चेक कर लो। दूरी अदिश, बल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, तो तीनों ही चीजें किसमें मिली? तो तीसरे वाले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दो सदिश और ए और बी के बीच का कोण थीटा है और परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो परिणामी सदिश का जो सूत्र है वो ये है, ए वर्ग धन बी वर्ग प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक, अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण का कोण होना चाहिए। भाई आर बराबर जो फॉर्मूला है उसमें आपको अधिकतम दूरी तक किसी वस्तु को अगर फेंकना है, ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हमने पढ़ा हुआ है। अब आप थीटा का मान कितना रखेंगे? तो थीटा का मान आप 45 डिग्री रखें तो साइन 90 होगा और साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो मेरे भाई कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। ठीक, तो कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री होना चाहिए। अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए यानी क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। जब भी आपको, जैसे वो गोला फेंकने वाले होते हैं ना, तो गोला फेंक में क्या करते हैं कि भाई अपने हाथ के एंगल को लगभग 45 डिग्री या उसके आसपास के एंगल पे फेंकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूरी तक आपका गोला चला जाएगा। घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या होता है? तो कोणीय वेग होता है ओमेगा। ओमेगा बराबर है ना, एक चक्कर में जो जितना कोण वो घूमेगा, कोणीय विस्थापन बटे कुल समय। अब घड़ी की सुई है, चूंकि ये घड़ी है समझो, अब घड़ी एक चक्कर में 2 पाई हो गया है तो बढ़िया का मामला हो गया। समय कितना लेती है एक चक्कर? घड़ी में सेकंड की सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 60 सेकंड का। 2 से काट दो भाई, 2 दिया 6, पाई बटे 30। कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है और समय का सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड। पाई बटा 30 रेडियन प्रति सेकंड, यानी तीसरे वाला ऑप्शन। बताओ, एक भी चीज कठिन हो तो बताओ। ठीक है, बहुत सरल सरल चीजें, इनको पक्के कर लेना, बहुत सारे प्रश्न आने जैसे हैं। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण का कोण होना चाहिए। अब वही वाली बात है भाई, अपन बात करते हैं चीजों को उछालते हैं ऊपर की तरफ, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक, इसका भी सूत्र वही है ना, h बराबर u वर्ग, ठीक है, और साइन वर्ग थीटा अपॉन 2g। ठीक, अगले पर आते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। देखो ये प्रश्न क्या है, कई बार एमपी बोर्ड की परीक्षा में आया और हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्या गलत करके आते हैं वो समझना। जब संवेग में परिवर्तन, देखो दो चीजें हैं, अगर परीक्षा में आपसे बोला गया कि भाई संवेग में परिवर्तन और आगे मान लो रिक्त स्थान दे दिया होता है और ऑप्शन दे दिए मान लो, है ना, दर नहीं लिखा है, तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो तो आवेग के बराबर। ठीक, संवेग में परिवर्तन जो है किसके बराबर होता है? आवेग। पर ध्यान से समझना, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, पर संवेग में परिवर्तन की दर, अगर संवेग में परिवर्तन की दर ये ऐसा, तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो जाए। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात भाई ये किसके बराबर आया? बल के। तो आपका उत्तर हो गया बल के। संवेग में परिवर्तन की दर आए तो बल के लिखेंगे, और संवेग में परिवर्तन आए तो क्या लिखेंगे? आवेग के बराबर। बस ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, अब गलत करके मत आना। अगले प्रश्न पर, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है केवल द्रव्यमान, केवल वेग, दोनों या कोई नहीं। तो मेरे भाई
जड़त्व, हाँ उस भाई जड़त्व का जो मुख्य कारण है वो उसका द्रव्यमान होता है। जो जितना ज्यादा भारी वस्तु होती है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो ये केवल द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगले पर आते, रॉकेट प्रेक्षण आधारित है। रॉकेट का जो रॉकेट नोदन का हमने इसका डेरिवेशन भी पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग पर या उपरोक्त सभी पर। तो ये संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, रॉकेट प्रक्षेपण संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। आगे बढ़ते, नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा नियत, शून्य, दुगना या कोई। नियत वेग से गतिशील, अब कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है मतलब उसका वेग बदलेगा ही नहीं। भाई किसी भी पॉइंट पे चले, मान लो ये रोड है, मेरा हाथ रोड समझो, इसके इस पॉइंट पर भी वेग भी है, इस पॉइंट पर भी वेग भी है, इस पॉइंट पर भी वेग भी है, प्रत्येक पॉइंट पर वेग भी है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन कितना हुआ? शून्य हुआ। और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर त्वरण क्या आया? शून्य। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट, सब जगह वेग एक सा है। अब वेग एक सा है तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया? v माइनस वी, जीरो। समय के साथ वेग में परिवर्तन शून्य हो। और परिणामी बल, बल का सूत्र होता है बेटा F बराबर ma, और a कितना है? a शून्य है। तो आप जब यहाँ शून्य रखोगे तो m इंटू जीरो बराबर F बराबर जीरो आ गया। तो नियत वेग से गतिशील वस्तु पर जो परिणामी बल होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, अगले पर आते, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, ऋणात्मक। आपको मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं कि जो कार्य की परिभाषा है, जो कार्य का सूत्र है वो एफ डी कॉस्ट, यानी वो कोण पर डिपेंड करता है। ये तो क्लियर हो। अब आप यहां रखेंगे अगर 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान, कोस 90 का मान कितना? सबको याद? शून्य। तो कोस 90 का मान होता है शून्य। तो भाई इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब आप लंबवत बल लगा रहे हो और विस्थापन इधर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो है कार्य शून्य होगा। और अगर न्यून कोण आ जाए 90 डिग्री से छोटे वाला तो धनात्मक, और 90 डिग्री से ज्यादा वाला तो यानी अधिक कोण पर क्या होगा? ऋणात्मक। न्यून कोण पर किया गया कार्य धनात्मक, 90 डिग्री पर शून्य, अधिक कोण पर ऋणात्मक। ठीक, अगले पर आते, जब यदि किसी कण की चाल दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ये तो प्रश्न देना ही नहीं था हमको, पर फिर भी ठीक है, एमपी बोर्ड के विद्यार्थी है तो देना ही पड़ेगा। तो जो चाल है हमारी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो 2 गुनी का वर्ग, तो 1/2 है। 2 का वर्ग क्या हो गया भैया? 4। कितने गुना हो गई? 4 गुना। अगले पर, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है गतिज ऊर्जा, संवेग, दोनों, कोई नहीं। तो देखो, प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यास्थ के अंदर संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही रहते हैं। पर अप्रत्यास्थ में, अप्रत्यास्थ में वेग बदल जाता है, यानी कि आपका संवेग तो वही रहेगा, वेग बदल जाता है तो गतिज ऊर्जा भी बदल जाएगी। तो इसका मतलब संवेग नियत रहता है। ठीक है, संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा नहीं। अगले पर आते, यदि कोई मशीन 10 सेकेंड में 100 जूल कार्य करे तो शक्ति बताइए। कोई भी बता देगा भाई, P बराबर W/T। W है हमारा 100 जूल का और समय है 10 सेकेंड का। तो मेरे भाई आया 10 वॉट। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, तो 10 वॉट का काम। अगले पर आते, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, यानी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है। वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध, अब पृथ्वी पर मान लो यहां से कहीं से आप उसको उठा रहे हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध 10 मीटर उठाने में किया गया है। पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध ऐसे उठाकर ले जा रहे हैं, तो ये आपका h 10 मीटर हो गया, h ऊंचाई ले लिया, किया गया कार्य होगा। जी 10 लेना है, 2019 में आया हुआ। अब आपको कार्य है ना क्या चाहिए? गुरुत्व के विरुद्ध बल गुणा विस्थापन। तो बल हो गया आपका गुरुत्व के विरुद्ध mg, और विस्थापन h यानी mgh। द्रव्यमान कितना बोला? 10। गुरुत्वीय त्वरण 10 लेना है, ऊंचाई 10 लेनी है। ठीक है, 1, 2 और 3 1000 जूल। ठीक, अर्घ क्यों नहीं भाई? अर्घ इसका
सीजीएस मात्रक होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। अगले पर आते हैं, पत्थर को ऊपर उठाने में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा, ये 2018 में पूछा गया। अब मुझे ये बताओ कि भाई मैं पत्थर को उठा रहा हूं ऊपर ऐसे, और जैसे इसी को ले लो आप, मैं इसको ऐसे ला रहा हूं, अब किसी पत्थर को उठा, अब आपको नीचे कोई बैठा है जो आपके अपनी तरफ खींच रहा है, और वो जो नीचे कोई बैठा है उस कोई को हम क्या कहते हैं, उस कोई को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल। और ये जो गुरुत्वाकर्षण है और ये है, ठीक। अब जो मैं बल लगा रहा हूं, मैं बल लगा रहा हूं, है ना, ऊपर की तरफ, और गुरुत्वीय त्वरण बल जो लगा रहा है वो किधर लगा रहा है, नीचे, यानी कि विस्थापन के विपरीत, ठीक। तो यानी कि आप विस्थापन के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो यहां पर किया गया कार्य ऋणात्मक। नहीं ऐसे समझ आया, अब कोण वाले कंसेप्ट से भी समझ लो भाई, दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे, कोण कितना बना 180 डिग्री। W बराबर एफ डी कोस 180, कोस 180 का मान क्या होता है बेटा, माइनस एक होता है, तो माइनस, तो मेरे भाई ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक है। जब पत्थर को ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक। और हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ठीक है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। ये थोड़ा सा अब दिखेगा, आपको दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने थोड़ा एडजस्ट किया। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान में परिवर्तन के, चाहे परिवर्ती बल द्वारा कार्य हो, चाहे नियत बल द्वारा कार्य हो, ठीक है, किसके परिवर्तन के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये क्या है, तो बल द्वारा किया, गति नियत बल द्वारा या परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये क्या है, तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, ठीक है। कार्य बराबर, ये प्रमेय याद रखिएगा, परीक्षा में आती है, प्रारंभिक अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अगले प्रश्न पर, नाव से किसी सवार को किनारे पर कूदते समय क्रियाबल लगता है। अब क्रियाबल किस पे लगा, ठीक है, तो किनारे पे लगता है, नाव पर लगता है, व्यक्ति पे लगता है, किसी पे नहीं, तो नाव पर लगेगा, ठीक। तो क्रियाबल किस पर लगेगा, नाव पर। अभिकेंद्रित त्वरण सदैव होता है, अभिकेंद्रित त्वरण सदैव वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, क्योंकि अभिकेंद्रित त्वरण हमने पढ़ा, बिना अभिकेंद्रित त्वरण के वृत्तीय मार्ग पर चलना संभव नहीं है। आप वृत्तीय मार्ग पर चल ही नहीं सकते हैं। आपको एक परिभाषा याद रखनी कि अभिकेंद्रित त्वरण क्या है, अभिकेंद्रीय बल क्या है, तो भाई वह त्वरण या वह बल जिसके बिना वृत्तीय मार्ग पर चलना संभव नहीं है, तो उसे हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। और इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, पक्के से याद रखो आप, ठीक। अगले पर आते हैं, रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है, ठीक। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब जड़त्व द्रव्यमान पर तो करता है, पर द्रव्यमान के अलावा किसी और पर भी करता है क्या, द्रव्यमान वितरण, ठीक है, कोणीय वेग पर तो नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। अब घूर्णन अक्ष की स्थिति और द्रव्यमान वितरण, ये दो पॉइंट है। तो जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान, और उसके साथ साथ भाई घूर्णन अक्ष की जो स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है। तो घूर्णन अक्ष की स्थिति और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, वह है जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व किस पे करता है, तो द्रव्यमान पर। परीक्षा में यह भी प्रश्न कई बार आता है। अगले पर आते हैं, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है, भाई जड़त्व आघूर्ण आई बराबर हो गया mr वर्ग, और द्रव्यमान का मात्रक होता है बेटा किलोग्राम, और दूरी का हो गया मीटर, तो किलोग्राम मीटर वर्ग है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, पहले वाला लग गया। अगले पर आते,
अब देखो, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए नेट बाय बल 0 होना चाहिए, नेट बाय बल आगुण 0 होना चाहिए, ये एक और दोनों आवश्यक है या दोनों आवश्यक नहीं है? तो बेटा दोनों ही आवश्यक हैं ये, ठीक है। यांत्रिक संतुलन के लिए जो दो कंडीशन है कि भाई आपका एक तो जो बाह्य बल है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 होना चाहिए, और नेट बल आघूर्ण भी आपका क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना। ठीक, अगले पर आते, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ना, इसमें यहां F, गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। देखो बहुत सरल बात है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझिएगा, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हमें ये कहा गया कि भाई जब आप नया बल निकालने जा रहे हैं तो जी, अब जी तो बदलता नहीं है, जी तो वही रहेगा, जी का मान भी याद होना चाहिए आप लोगों को, मैं लिख रहा हूँ 6.67 10⁻11। यूनिट क्या बनेगी, तो न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग, याद कर लीजिएगा, याद नहीं है ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब क्या बोला, उनके द्रव्यमान तथा दूरी को दोगुना करना, दोगुनी करना ना ये, तो अब द्रव्यमान को भी दोगुना, प्रत्येक को तो 2 गुना ये, और दूरी को डबल करेंगे, यानी 2r का वर्ग कितना हो, 2r करेंगे दूरी डबल तो 4r वर्ग। अब देखो 2 2 और 4 कैंसल हो गया, 4 से 4 कैंसल, यानी कि वही आ गया सूत्र तो वापस, यानी सूत्र वापस में आ गया, तो वही बल जो है F के बराबर आ गया। यानी कि भाई पहले भी बल F लग रहा था, अब भी बल F। ठीक, अगले पर आते, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण का मान 0 हो जाता है? आपको जो हमने डेरिवेशन कराया था, ठीक है, ठीक है, ये वाला, इसमें हमने ये देखा था कि भाई जब आप अनंत पर उसको लेते जाए, बहुत ज्यादा दूरी पर, तो उस कंडीशन में जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2h/r होता है। ठीक, तो अनंत पर जो है इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। एक बार फार्मूला क्रॉस चेक कर लेना, मेरे से शायद गलती हो रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा? 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा? अब आप 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु, m कितना है, 100 ग्राम। अब ये कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा, तो भार W बराबर होता है mg, m है 100 और g है 10, 10 लेना है पक्का है, तो 1000। ठीक है, अब चूंकि ये जो है ग्राम में है ना, ये जो है आपका ग्राम में, इसको किस में बदलना पड़ेगा, पहले किलोग्राम में। तो जब आप इसको किलोग्राम में बदलते हैं तो एक ही रह जाता है, तो 1 न्यूटन। ठीक, तो 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा, तो 1 न्यूटन। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, अब इसको चंद्रमा की सतह पर ले जाएं तो वहां इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो आपको एक बात रट लेनी है, गांठ बांध लेनी है, भाई द्रव्यमान का मान कहीं पर भी नहीं बदलता है, भार बदलेगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, और द्रव्यमान का मान किसी भी प्लेनेट पर, किसी भी ग्रह पर, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर ले जाएंगे तो द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पृथ्वी की सतह पर अगर 100 ग्राम का द्रव्यमान है, तो चंद्रमा की सतह पर भी इसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन होना चाहिए 100 ग्राम, है ना, इससे कम वाला नहीं, 100 ग्राम ही होना चाहिए। इसको या तो इसको कर लो 100 ग्राम, बढ़िया हो जाए, तो 100 ग्राम ही होना चाहिए, जितना पृथ्वी की सतह पर है उतना ही चंद्रमा की सतह पर भी होगा द्रव्यमान। केपलर के ग्रह गति संबंधी दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, इनमें से कोई नहीं, तो ये कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है? केपलर का द्वितीय नियम, इसको क्षेत्रफल नियम के नाम से भी जाना जाता है, कि भाई जो ग्रह है ना, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं।
ठीक, जब गति करते हैं ये तो उस समय समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। इसे केपलर का ग्रहगति की नियम कहते हैं। अगले पर आते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आदि और घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी के तल पर हमारा भार होगा। आपको भार निकालना है किसी भी चीज का। भार बराबर डब्ल्यू बटा क्या, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mg होता है। जब आपको गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र की बात करो तो gm बटे आर वर्ग होता है ना। अब जी m की जगह आप लिख सकते हैं बेटा आयतन गुना घनत्व, 4/3 पाई आर क्यूब बटे आर वर्ग। आर क्यूब से आर वर्ग कैंसिल करोगे तो आएगा m इंटू जी 4/3 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको इसमें ये पता लगाना है कि भाई त्रिज्या को तो हम आधा करेंगे, त्रिज्या को हम आधा करेंगे यानी r/2 और घनत्व को 4 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। कितना आया चेंजेस इसमें, 2 का आया, बाकी तो सारे मान के वही आ गए। तो मेरे भाई कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बहुत सरल, कोई समस्या नहीं। अगले में विमाहीन राशि है प्रतिबल विकृति दृढ़ता गुणांक, कोई नहीं, ये तो आप सभी को पता है, डेफिनेटली विकृति। ठीक है, प्रतिबल और दृढ़ता गुणांक और इन सब के मात्रक एक ही होते हैं। ठीक है, जैसे जो अपना दाब का मैंने निकाला था शुरू में, वही प्रतिबल का भी विमा होती है। हुक का नियम परिभाषित करता है प्रतिबल विकृति। देखो हुक के नियम में कहा गया कि भाई प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहां एक नियतांक आता है। और बच्चों उसी नियतांक को क्या कहते हैं आप प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये उत्तर। ठीक, तो हुक का नियम परिभाषित करता है प्रत्यास्थता गुणांक को। अगले पर आते हैं। एक ही पदार्थ से बने दो तारों जिनकी लंबाई समान है परंतु त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है, समान भार लटकाने पर इनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात होगा। तो दो तार हैं, एक ही पदार्थ, ये पदार्थ एक जैसा है। अब आपके पास जो फार्मूला है जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है वो होता है mgl कैपिटल L बटे पाई आर वर्ग L। ये छोटा l लंबाई में परिवर्तन। हमारे पास जो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, वो है 1:2। तो पहले की हम r मान ले और दूसरे की हम 2r। ठीक हो गया काम। तो जब आप पहले तार के लिए निकाल रहे हैं तो भाई द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं, गुरुत्वीय त्वरण में नहीं, मूल लंबाई तो दोनों की समान है इसी। अब पाई आर वर्ग और L को मैंने लिख दिया L1, पहले तार की लंबाई। फिर इसी के हिसाब से हमने फिर y2 भी निकालेंगे, है ना। तो y2 जब आप निकालोगे तो वो भी ऐसे ही mgl बटे पाई आर, 2r का वर्ग हो जाएगा। 2r का वर्ग कितना होगा, 4r वर्ग, और इसकी जगह अपन ने लिख दिया L2 और y2 दोनों को अनुपात में रख लिया। इससे पूरा कैंसिल, पाई आर वर्ग से पाई आर वर्ग भी कैंसिल, है ना। अब हमारे पास जो बचा, ऊपर से बचा 1/L1 और यहां बचा 1/4L2। ठीक है, तो अब अनुपात जो है आपका, है ना, हमें क्या चाहिए, इनकी लंबाइयों का अनुपात चाहिए, लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इनको ऐसा लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4L2/4L1। ठीक है, तो 4L2/L1 है ना। तो अब आप लंबाई का अनुपात चाहिए तो L1 अनुपात L2 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको रिवर्स हो जाएगा, इसके उधर भेजेंगे तो 4:1। तो कितने में गया, 4:1 में। लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, 4:1 के अनुपात में इनकी वृद्धि। कुछ भी नहीं है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है y बराबर mgl, इसको रखिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगले पर आते
सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ। देखो प्रत्यास्थता अगर आपको पता लगानी है कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है, तो उसका एक ही तरीका है। तरीका नंबर 1, जो जितना कम खींचा जाता है वो उतना ज्यादा प्रत्यास्थ है। जिसको जितना कम खींचा जा सकता है, तो आप अनुमान लगाओ इन सब में सबसे कम किसको खींचा जा सकता है। अरे भाई गीली मिट्टी को तो बहुत ज्यादा खींच लो, रबर को भी खींच सकते हैं, ठीक है, रबर प्रत्यास्थ है नो डाउट, गीली मिट्टी तो प्लास्टिक वस्तु। पर क्या तांबे से रबर को ज्यादा खींचा जा सकता है? बिल्कुल खींचा जा सकता है। अच्छा, तांबे से भी कम किसको खींचा जाता है? इस्पात। तो भाई अगर मुझे यहाँ क्रम बनाना हो तो इस्पात जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर तांबे का नंबर आएगा और फिर रबर का आएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, पदार्थ बदल के दे दे तो फिर वहां पर लगता, पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो इस्पात। ठीक, प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब है लगभग 76 मीटर, पारे के स्तंभ की ऊंचाई 1 पास्कल, 1 मिमी पारे का स्तंभ और 10⁵ पास्कल। देखो आपने वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर की सहायता से नापते हैं और वो कितना था? 76 मीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई थी। ठीक, अगले प्रश्न पर। शांता गुणधर्म है। भाई शांता एक प्रकार से बहने का गुण होता है, वास्तव में बता रहा हूं। तो हवा भी बहती है और पानी भी बहता है, यानी द्रव भी बहता है और गैस भी बहता है, तो दोनों। तो यहाँ ऑप्शन में इसको द्रव करें, द्रव व गैस का। ठोस व गैस, तो ठोस का तो हो ही नहीं सकता शांता का गुण, ठीक है। तो शांता गुण है द्रव व गैस का। अगले प्रश्न पर आते हैं। शांता गुणांक का मात्रक है प्वाज न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्वाज मात्रक होता है शांता गुणांक का ऐसा ही मात्रक। ठीक, निम्नलिखित में से दाब का मात्रक नहीं है। देखो टोर भी दाब का मात्रक होता है, पास्कल भी होता है, बार भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा ना P बराबर F/A से, तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है। ठीक, तो टोर, पास्कल और बार। अगले पर आते, हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के, या पास्कल के? तो ये पक्के से याद रखना पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है भाई, द्रव के अंदर किसी भी वस्तु पर जो बल लगता है सभी तरफ से समान बल लगता है, ये पास्कल का नियम कहता है। ठीक, और हाइड्रोलिक मशीन के बारे में भी अगर हमने थोड़ी बहुत चर्चा आपसे करी होगी, है ना। इस तरह से ये मशीन अपन बनाते हैं, यहाँ पिस्टन लगे होते हैं, इधर भी पिस्टन लगे होंगे, इधर से आप F1 बल लगाएंगे, एक तरफ का इधर का क्षेत्रफल ज़्यादा लेते हैं, इधर का क्षेत्रफल कम लेते हैं। ठीक है, और फिर इसका एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग करते हैं, आंसर आ जाता है। तो अभी आप इतना ही याद रखें कि भाई हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का, ऊर्जा संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण का और संवेग संरक्षण का। मैं बर्नौली की प्रमेय यहाँ लिख रहा हूँ, P + 1/2 ρv² 1/2 सॉरी ρgh बराबर कांस्टेंट नियतांक, यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा होती है उसका योग क्या होता है? नियत होता है। यानी कि यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है, अर्थात ये किस पर डिपेंड है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ताप बढ़ाने पर द्रव की शांता बढ़ती, घटती, बढ़ती है, फिर घटती है, इनमें से कोई नहीं, तो घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की शांता घटती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।